हेलो एवरीवन। मैं अतुल पांडे। आज की क्लास में आपको इकोनॉमिक का नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जिसमें कह सकते हैं अगर कहा जाए तो फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमने जैसे इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस में बताया कि हाँ, इसे मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए ठीक है, मैं क्लास देता रहूँगा, लेकिन आपको सिलेबस तो मैंने बता दी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूंगा कि अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक, मैंने आपको दो चीजें बता दी। एक सबसे पहला मीनिंग, वो भी किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग बता दिया, देन आपको मैंने डिफिनीशन बता दिया। ठीक, आज हम कुछ चीजें मीनिंग से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद उसके हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, आपको उद्देश्य पढ़ेंगे या उसकी क्या कह सकते हैं, सीमाएं पढ़ेंगे। ऐसे कई चीजें पढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। मोस्टली 1 आवर का क्लास होगा ये। तो देन आप, अच्छा, मैं एक सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम पर या कुछ ऐसे कमेंट आए, जैसे कुछ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं टेलीग्राम पर। मैंने खास बीकॉम फर्स्ट ईयर का ग्रुप अलग कर दिया, सेकंड ईयर का ग्रुप अलग कर दिया, थर्ड ईयर का मैंने डायरेक्ट ग्रुप बना दिया। आपको चैनल के साथ ना जुड़कर अब क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां मेरे साथ चैटिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है। वहाँ सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे जुड़े मेरे साथ और उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कुछ कहा, जैसे लोकल के बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप हिंदी इंग्लिश को मिक्स मत करिए। मतलब उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। उनके कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज़ हिंदी में पढ़ाने का कोशिश करिए। मैं अब कोशिश करूंगा कि उन बच्चों के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हिंदी में डिफाइन कर दूंगा। देन उसकी मीनिंग जो भी होगी, जैसे भी होगी, मैं कोशिश करूंगा उसे अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको बता दूं या लिख दिया करूंगा, जिससे आपको मतलब पता रहे कि हाँ, इस चीज़ के इंग्लिश मीनिंग ये भी होती है। देन आप सारी चीज़ें अब हिंदी में ही पाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 12th 11th अभी तक हिंदी में पढ़े हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा प्लीज़ वो भी कमेंट कर देंगे। कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए अलग से फिर पीडीएफ लाऊं, या मेरे जो भी कोशिश होंगे, कैसे भी मैं उनको कोशिश करके मैनेज करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी हिंदी मीडियम के ही बच्चों को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो बच्चे मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ चुके हैं। ठीक, तो उनकी संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास अभी तकरीबन बच्चे जुड़ चुके हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अगर देखा जाए तो करीबन 80 से 90 बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सभी क्लास के धीरे धीरे 30 35 क्लास बच्चे ऐसे जुड़ चुके हैं अभी 3 ही क्लास में। तो आगे बच्चे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको हिंदी में ही पढ़ाऊं और आपको मैं सारी चीजें नोट करके सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो विशेषताएं अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मीनिंग जो हमने पढ़ लिया है, डिफिनीशन पढ़ लिया है, हम इसको रिवाइज तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी आपको जब मतलब क्लास दिया, सेकंड क्लास, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस क्लास के उसको पॉइंट को डिस्कस कर लिया। देन अब मैं आज एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन जो होता है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य की क्या होती है, नीड होती है। मैं कुछ चीजें लिखूंगा हिंदी में जो बच्चे नॉर्मल जानते हैं। जैसे मैं कहूंगा नीड, नीड मतलब कह सकते हैं आवश्यकता। ठीक, तो कुछ बच्चों की आवश्यकता होगी, नीड होगी, और जब नीड कोई चीज की होती है, जरूरत होती है, तो जरूरत के अनुसार हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी मतलब कोई कार्य करते हैं, कोई हम ऐसा कहते हैं हाथ पैर चलाना। हमें एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें क्या हो, कोई इनकम हो या हमें हमारी जरूरत पूरी हो। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जरूरत है, नीड है, सॉरी नीड, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, नीड। ठीक, तो नीड जो हमारी है, इसकी जो आवश्यकता है, हमारी जो आवश्यकता है या जो भी है, उसके लिए हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी, एक्टिविटी करना पड़ेगा, कोई ऐसे कार्य करने पड़ेंगे।
तो कार्य दो टाइप से हो सकता है, कोई मायने नहीं है कि कार्य एक ही प्रकार का हो। कार्य हमारे जो भी मनुष्य के एक्टिविटी होंगे वो दो प्रकार के होंगे। तो पहला जो हो सकता है वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, हम एक मिनट कलर चेंज। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जिसमें हम अर्निंग करते हैं। क्या करते हैं? अर्निंग किसकी? मनी की। ठीक, मनी की अर्निंग करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहते हैं वो क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब खुद के आत्मसंतुष्ट के लिए, खुद की संतुष्ट के लिए, हिंदी में बोल रहे हैं, खुद की संतुष्ट के लिए। नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पे इकोनॉमिक, अच्छा इकोनॉमिक का मैंने अगर कहा जाए तो मैंने आपको मीनिंग बता दी है, दोनों इकोनॉमिक्स का मतलब एक ही होगा। इकोनॉमिक, अब नाम की बात अलग हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी, मतलब अर्थ होता है वैसे, अर्थ मतलब होता है धन। ठीक, और धन को इंग्लिश में मनी कहते हैं। ये सारी चीजें एक होती हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी। ठीक, तो मनी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मनी से रिलेटेड या धन से रिलेटेड एक्टिविटी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे नॉन लग गया है, मतलब धन है लेकिन धन नहीं की जरूरत है। नॉन मतलब नहीं, बता दिया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो भी कार्य होगा उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अर्निंग मनी। मान लीजिए हम आपको एक बिजनेस, हमने एक बिजनेस किया, अब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको हम क्या करते हैं, कोई सामान 10 रुपए का हम खरीद के लाते हैं, वो आपको 12 रुपए में बेच देते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, क्योंकि जिससे हम खरीद के लाए हैं कहीं ना कहीं वो भी 8 रुपए का या 9 रुपए का खरीद कर लाया होगा। तो ऐसे ऐसे वो भी मुझसे प्रॉफिट लिया, मैंने आपसे ले लिया। और आप क्या करेंगे, अगर आप भी सेलर हैं, विक्रेता हैं, तो आप भी ले जाके उसे 13 रुपए में बेच देंगे। लेकिन अगर आप विक्रेता नहीं है तो आप 12 रुपए में ले जाके उसे क्या करेंगे, कंज्यूमर है, अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप ले जाके उसका उपयोग कर लेंगे। क्लियर? तो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जहां पे क्या होता है, अर्निंग मनी मतलब पैसे हम कमाते हैं। ठीक, पैसे प्राप्त करते हैं। मनी मतलब धन प्राप्त करना, अर्निंग मतलब कमाना। ठीक, तो ये बातें हो जाती हैं। अब देन हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये अभी बचा पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जैसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आत्मसंतुष्टि, मतलब खुद की पर्सनल, खुद की संतुष्टि के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, नीड आवश्यकता है, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, मुझे ज़रूरत है, कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसी कार्य करने की ज़रूरत है जिसमें इकोनॉमिक मिले ना मिले मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, मैंने देखा कि बच्चे परेशान हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग बंद है, सब कुछ, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास तो ज्ञान ही है, मैंने क्योंकि पढ़ाया, तो मुझे जानकारी है, मैं पढ़ाने में वो चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो बच्चों को पढ़ना है। तो मैं क्यों ना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे और कोई काम करने के लिए, मुझे कह दे कोई कि चलिए सर मेरे यहाँ जॉब करिए, आपको बढ़िया सैलरी देंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों नहीं हो पाएगा, कि मैं 10 से और शाम के 6 बजे तक या शाम के 4 बजे तक मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। शाम और 8 घंटा जो भी बैठ होता है, 8 घंटा, 9 घंटे, 10 घंटे की ड्यूटी होती है, वो मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन आप मुझसे कह दीजिए सर आज आपको 8 घंटे पढ़ाना है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है। तो आपको जिसमें मजा आता है वो आप काम करिए। तो मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, तो मैं पढ़ाता हूँ। आपको मैं रियलिटी बताऊं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई एग्जाम नहीं दिए इधर उधर, जैसे लोग एसएससी, बैंकिंग, ये बस मैं पढ़ाई से रिलेटेड जितने एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं को दे रहा हूँ कि मैं टीचर बन जाऊं। बस टीचर बनने का, क्योंकि मुझे पढ़ाने का एक कीड़ा है मेरे अंदर,
मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इसमें बड़ी खुशी मिलती है। मैं आता हूँ 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के चला जाता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तीनों की क्लास। बच्चे पढ़ते हैं, उनके कमेंट आते हैं, उनके लाइक आते हैं, बच्चे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, वहाँ पे मुझे बताते हैं अपनी प्रॉब्लम या उनके जो भी हैं, वो जो भी जैसा है वो अपना बताते रहते हैं। मुझे मज़ा आता है सुन के कि हाँ, बच्चे को समझ में आया है। जो बच्चा कमेंट कर देता है कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आए, ने बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी का भविष्य बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कह सकते हैं मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, मतलब जहाँ पे पैसे नहीं कमा रहे हैं बल्कि मैं सेवाएं दे रहा हूँ, तो ये मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। ठीक, मतलब यहाँ पे पैसे कोई मिलने वाले नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहाँ वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे पैसे आपको मिलने वाले हों, जैसे अभी हम कोई सामान बेचें और उसके बदले में मान लीजिए मैं अपना फ़ोन, सेल फ़ोन का क्या कर रहा हूँ, इसे खरीद के लाया और इसी को बेच दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अर्निंग मनी है, मतलब पैसे कमाने वाला काम है, क्योंकि मैं इसी का धंधा कर रहा हूँ। फिर फ़ोन खरीद के लाता हूँ, उसे बेच देता हूँ, फ़ोन खरीद के लाता हूँ, उसे बेच देता हूँ, तो इसका मतलब मैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई, ये अर्निंग मनी पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। देन मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये 3 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं? इसमें 3 प्रकार के बिजनेस आते हैं। अर्निंग मनी जो हम करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस करके क्या करिए, पैसे कमा सकते हैं। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कोई नौकरी करके, एम्प्लॉयमेंट मतलब तो होता है वैसे नौकर होता है, एम्प्लॉय मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई नौकरी, नौकरी करके, ठीक, बिजनेस व्यवसाय करके, ठीक। और तीसरा जो मैं कह रहा हूं आपसे वो है प्रोफेशन। क्या है? प्रोफेशन, मतलब कोई सेवा टाइप का, मतलब अपना प्रोफेशनल कहते हैं ना, प्रोफेशनल स्टाइल। जैसे मान लीजिए हम वकील हो गए, तो भाई पैसा कमा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फीस पा रहे हैं, यहाँ पे पैसे अर्निंग मनी है, पैसे की इनकम हो रही है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैं पैसे की कोई इनकम नहीं रही, नॉन इकोनॉमिक। अगर यही पढ़ाते मुझे आपसे फीस मिलती तो मैं क्या करता, या आपके ऊपर चार्ज कर देता कि मुझे इतनी फीस चाहिए, तो फिर क्या होता है, फिर ये प्रोफेशन हो जाता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजिए, डेली जो भी क्लासें हैं डेली आप पढ़ते रहिए, ठीक। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर यही मैं कहता कि नहीं आपको पैसे देना है तभी आप मेरे वीडियो पढ़ सकते हो, तो आपको फिर ये नॉन इकोनॉमिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देन अब हम चलते हैं आपके नए टॉपिक की तरफ, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलिए पढ़ते हैं विशेषताएं। हम क्या पढ़ेंगे? व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, हेडिंग डालते रहिएगा, आप साथ साथ लिखते रहिए, ठीक। या आप पहले समझ लीजिए वीडियो को रोक के, और फिर उसको समझ लीजिए, फिर आगे की चीजें फिर लिख लीजिए, फिर आगे की चीजें आप फिर समझिए वीडियो को चालू करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, सॉरी CS, आगे लगाएंगे, सॉरी गलती से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या इसकी। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, फर्म के सिद्धांत से अधिक, सॉरी संबंधित है,
से संबंधित है। ठीक, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि कहीं से आपको, और मैं आपको अभी एक जरूरी बात बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो लास्ट लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। ऐसा नहीं वीडियो भगा के देख लो, प्लीज आप देख लिया करो, आपको हो सकता है कुछ चीजें तो समझ में आ जाएं, क्योंकि आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। मेरी बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आपको अच्छे से समझा सकता है, और मेरी समझाई हुई चीजें हो सकता है आपके माइंड में सेट हो जाए, और जब आपके माइंड में वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। और आपको पढ़ने के तरीके में फिर जल्दी से लाने वाला हूँ, एक मोटिवेशन क्लास जिसे कह सकते हैं हम लाने वाले हैं। वो सभी के लिए होगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए, और आपको उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप बीकॉम से रिलेटेड क्या आगे फ्यूचर बना सकते हैं, बीकॉम से रिलेटेड आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, जो भी सारी कंडीशन है, या बीकॉम को पढ़ते पढ़ते हम क्या कर सकते हैं, सर हमें क्या फ्यूचर में करना चाहिए। बहुत ऐसे क्वेश्चन उसके बाद तो आएंगे ही, लेकिन मैं सबके जवाब बिल्कुल उसी दिन दे दूंगा कि आपके बाद उसके उस कह सकते हैं उसके बाद कोई आपके क्वेश्चन ना हो। ठीक, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको बीकॉम जैसे मतलब कॉमर्स के लाइक डिसलाइक के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन बस वो खाली पढ़ते जाते हैं। तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें एक मंजिल पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल है कहाँ। तो वो चीज़ें मैं आपको जल्द ही किसी एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, और ख़ास एक ऐसे दिन पर प्रोवाइड कराऊंगा जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा शायद मुझे सुनकर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा कि फर्म के सिद्धांत से संबंधित है। अच्छा, इकोनॉमिक्स फर्म के सिद्धांत से क्यों संबंधित है? भाई हमारा जो क्या है, इकोनॉमिक्स है, ये हमारे फर्म के सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जितने रूल हों, जितने रेगुलेशन हो, उनको फॉलो करना। तो क्या इकोनॉमिक कहता है कि फर्म के सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल जी हाँ। जितने इकोनॉमिक क्या है, फर्म के रूल और रेगुलेशन पर आधारित है, मतलब उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्म के सिद्धांत से संबंधित है। फर्म के सिद्धांत से संबंधित मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन, सॉरी, उत्पादन मात्रा बताना। भाई बिजनेस में हमारे किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, मान लीजिए ये पेन जो बनाया होगा, जैसे आज हम राइटिंग पैड पर लिख रहे हैं, इस पेन को बनाने वाली कंपनी किसी ने एक तो ही बनाई नहीं कि सर आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं, उसने लाखों हजारों करोड़ों पता नहीं कितने पेन बनाए होंगे, और उस पेन की उत्पादन जो हुई होगी वो कितनी मात्रा में करना है, और उस मात्रा को कितने मूल्य पर, तो उसने क्या किया होगा, इसका कहीं ना कहीं मूल्य निर्धारण भी किया होगा। भाई कितने पेन बनाने हैं, मान लो 1,000 पेन बनाने हैं, उसका मूल्य कितना लगेगा, तो उसमें क्या होता है, जब मूल्य का निर्धारण होगा तो उसमें मटेरियल कितने लगेंगे, लेबर कितने लगेंगे, और एक्सपेंस कितने लगेंगे, ये तीन चीजें आएंगी। क्या, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस मतलब खर्चा। मटेरियल मतलब क्या होता है बताइए, खोजो इसे। मटेरियल जब मैं कहूँ कि क्या होता है तो आप खोजने की कोशिश करिए कि हाँ इसका मतलब कह सकते हैं कि कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल जिसे कह सकते हैं, तो माल होता है, मटेरियल का मतलब माल, मतलब अब रॉ मटेरियल हो या प्रोडक्ट मटेरियल हो, तो उसके लिए फिर उसके बाद क्या होता है, कोई चीज़ें उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल ही चाहिए, उसके बाद फिर लेबर मतलब आपके मजदूर होने चाहिए भाई बनाने के लिए। अच्छा, लेबर दो हो सकते हैं, एक कैपिटल हो सकता है और एक ह्यूमन हो सकता है, मतलब एक मशीन हो सकती है। कैपिटल का मतलब होता है मशीन, तो कोई मशीन से हम सामान कर सकते हैं, मतलब मनुष्य से भी काम करवा सकते हैं, तो इसे भी लेबर कहते हैं। दो चीजें, एक्सपेंस आपके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, या जो भी चीजें होती हैं उनको डिफाइन करना होता है। देन हम ये चीजें, उसके बाद क्या होता है, चलिए बिजनेस में आपने क्या कर लिया, उत्पादन मात्रा बता दिया कि इतनी उत्पादन होगी, मूल्य का निर्धारण आपने कर लिया, लेकिन अब फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, लाभ का क्या करना है, निर्धारण करना है कि अधिकतम लाभ हमारा कितना होगा, क्या होगा, लाभ की अधिकतम अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब हम लाभ कितने से ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें फर्म के सिद्धांत पर ही हैं। अगर इकोनॉमिक ना बताए
तो क्या करेगा, कैसे कि फर्म यही कहता है रूल रेगुलेशन की हमारा प्रोडक्शन होगा, हमें मूल्य का निर्धारण करना है और अधिकतम लाभ कमाना है। तो इसे कौन बताएगा, ये हमारा इकोनॉमिक्स ही बताएगा कि आप ऐसे उत्पादन करिए और आप मूल्य का निर्धारण भी इसी प्रकार करिए, और इससे क्या होगा, आप जब उत्पादन इतनी मात्रा में करेंगे और इसका मूल्य इस तरह से निर्धारण करेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में जब भी आप इसको सेल करेंगे तो आपको अधिकतम मोस्टली इनकम आपको क्या होगा, मिलेगा। क्लियर ये टॉपिक। देन अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, दूसरे। ठीक, दूसरा हमारा है निर्देशात्मक प्रकृति। निर्देशात्मक प्रकृति मतलब ये निर्देश देने वाला नेचर है, इसका जो नेचर है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर ही तो होता है, नेचर। और निर्देशात्मक मतलब ये निर्देश देता है, आपको डायरेक्शन देता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको किस दिशा में चलना है। इकोनॉमिक ये नहीं बताता है, आपको क्या करता है, वर्णनात्मक नहीं करता है, आपके वर्णन नहीं करता है, किसी चीज का वर्णन नहीं करता है, मतलब इसे कोई चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि आपको निर्देश देता है कि आप इस दिशा में कार्य करिए। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि बेटा बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम करने के बाद आप क्या करो, सीए कर लो, सीएस कर लो, एमबीए कर लो, बहुत ऐसे कोर्स हैं आप उस अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि बेटा बीकॉम कर रहे हो, आप एक काम करो, बस बीकॉम जैसे हो जाए उसके बाद बीटेक कर लो। क्या सर मूर्ख बना रहे हो आप तो। हाँ बेटा, मूर्ख बनाने वाला ये बात ही है, क्योंकि आप बीकॉम के बाद बीटेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उसका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। तो आप कैसे वो चीजें कर सकते हो, सर मुझे आईएएस करना था, हाँ बेटा कर लो, बीकॉम के बाद कर लो, अच्छी बात है, हो जाओगे। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, सिविल है। सिविल जो होता है वो क्या करता है, ये सारी चीजें नहीं देखता है कि आप किस से हैं, बस आप उसको ये चाहिए कि हाँ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एक मिनिमम परसेंटेज के साथ, वो आपके ज्ञान को देखता है। क्योंकि आपको वहां पे क्या जाके कि वो साइंटिस्ट की तरह वो मतलब क्या कहते हैं, पेचकस या मतलब इसे तोड़ फोड़ के इसे बनाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसे क्रिएट नहीं करना आपको। ये बीटेक वाले करेंगे, उनको आईआईटी वाले करेंगे, उनको छोड़ दो, आईटीआई वाले करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दो। कॉमर्स है, आप डायरेक्शन करिए, आप बताइए कि भाई कितना पैसा कहाँ लगेगा। इकोनॉमिक हमारा क्या करता है, निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, ना कि वो क्या करता है, जाके किसी चीज का वर्णन करता है। वर्णन वर्णनात्मक नहीं होता है, बल्कि वो निर्देशात्मक प्रकृति का होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इकोनॉमिक होता है, इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, एक विशेषता ये भी है कि वो निर्देशात्मक प्रकृति का होता है। ठीक, मतलब वो सारी चीजों को निर्देश देता है कि किसको कैसे करना है। चलिए तीसरा पॉइंट हम जानते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं क्या है, अधिक व्यवहारिक उपयोगिता। अधिक व्यवहारिक, अधिक व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक, छोटा उपयोगिता है। ठीक, अच्छा, अधिक व्यवहारिक उपयोगिता का मतलब क्या होता है, ये हम कह सकते हैं सैद्धांतिक ना होकर क्या होता है, व्यवहारिक होता है। ये क्या मतलब सर, भैया ये सिद्धांत पे नहीं चलता है। मैथ क्वेश्चन करते हो, मैथ करते हो क्वेश्चन, चलो हाँ सर करते हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। अब तो कॉमर्स ले लिए, लेकिन 12th तक मैथ पढ़े नहीं सर, हम 12th में कॉमर्स लिए था। अरे 10th तक तो मैथ पढ़े, कहीं ना कहीं आपने मैथ पढ़ा, छोटी क्लास में पढ़ा। जी सर पढ़ा है बिल्कुल। अच्छा बेटा, जब मैथ पढ़े तो आपको क्वेश्चन कोई भी आता था, कोई भी क्वेश्चन आता था, उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे, मतलब उसका आंसर आप कैसे खोजते थे सर, सॉल्व करके। अच्छा सॉल्व करके, सॉल्व करके, अच्छा सॉल्व कैसे होता था सर, फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला लगाते थे। बेटा इसे क्या कहते हैं, सैद्धांतिक चीजें कहते हैं, इसे व्यवहारिक चीजें नहीं कहते हैं। ये सिद्धांत, ये रूल रेगुलेशन इस पे डिपेंड है, ये सारी चीजें डिपेंड है कि हाँ ये मतलब ऐसा चीज होगा, इसको ऐसे ही करना आगे जाके। सर बैलेंस शीट बनाना है, ये बैलेंस शीट क्या होता है,
अरे बताएंगे बहुत बाद में, ये तो अभी नहीं जरूरत है। बैलेंस शीट जो है वो आपको ऐसे डायरेक्शन दे देगा, ऐसे बना दिया और ये कह देगा कि इधर लायबिलिटी लिखो और इधर एसेट्स लिखो। लायबिलिटी मतलब दायित्व। अब ये सर जी दायित्व क्या होता है बता दो, अब आए हो यहाँ तक। और ये संपत्ति, ये तो समझ में आएगा सर जी, संपत्ति तो समझ में आ गया, घर जमीन बिल्डिंग मशीन, ये तो अच्छा। दायित्व नहीं समझ, अरे भाई जिससे पैसे लेते हो, लोन लिए, ये आपकी दायित्व हो जाती है। अच्छा सर, बड़ा नॉर्मल, हाँ बिल्कुल बड़ा नॉर्मल, समझ में आ गया। तो समझ में आया। तो ये चीजें क्या है, ये सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है, मतलब इनके लिए एक रूल रेगुलेशन बना हुआ कि इसको ऐसे ही करना है, ये सारी चीजें ऐसे ही करनी है, डिपेंड होता है। ये सारी चीजें आपको फिक्स मिलती हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे करनी है, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, गलत नहीं। व्यवहारिक चीजें होती है, मतलब आपके व्यवहार में आना। कोई चीजें सिद्धांत हो, मुझसे कोई कहता है कि नहीं ये ऐसे ऐसे पढ़ाओ, ये ऐसे होना चाहिए, अरे नहीं जाओ तुम अपना। ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब बताता है कि आप किस कार्य को कैसे करोगे, कब करोगे और कितने मात्रा में करोगे या कब तक करोगे, ये सारी चीजें। लेकिन व्यवहारिक चीजें ये चीजें नहीं कहती हैं। तो ये क्या होता है, अधिक व्यवहारिक उपयोगिता, हर जगह ही ये यूज हो जाता है। सैद्धांतिक चीजें होती हैं बस एक ही जगह होगी, कि बैलेंस शीट सिर्फ कॉमर्स के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैथ के बच्चे के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक का मतलब होता है कि इसे सबको यूज कर सकता है। क्लियर। तो वो चीजें व्यवहारिक मतलब कि जो सबके उपयोग में हर कोई कर सकता है, हर चीजें हर डायरेक्शन में यूज हो सकता है, इकोनॉमिक हर जगह। अच्छा सर जी कहाँ कहाँ, भाई एक चीज बताऊं, पॉपुलेशन। क्या सर यहाँ पे आता है, हाँ बिल्कुल, जनगणना होती है, पता चल जाता है। स्टैट, स्टेट को पढ़ते समय तो सर स्टेट अपने आप में, अरे बेटा इसमें भी इकोनॉमिक जरूरत पड़ती है। मैथ इसमें सर नहीं आता है, अरे थोड़ी बहुत आ जाती है कहीं कहीं, मतलब आता है, ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा। मतलब हर एक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हो इकोनॉमिक आया, प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हो इकोनॉमिक इकोनॉमिक आया, घर का काम कर रहे हो इकोनॉमिक आया। क्या सर, समाज के लिए, सोशल समाज सोशल वर्क कर रहे हो आप, इकोनॉमिक जरूर आए। गवर्नमेंट हमारी बिना इकोनॉमिक के कोई काम नहीं कर सकती है। हाँ सर ये तो, सॉरी, ये तो पता है सर कि सोशल वर्क के लिए पैसे चाहिए या काम करने के तरीके चाहिए, कौन बताएगा, इकोनॉमिक बताएगा आपके। तो कुछ चीजें होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं सैद्धांतिक। तो इकोनॉमिक जो हमारा है उसकी जो विशेषता बता रही है वो ये कह रहा है कि ये सैद्धांतिक नहीं है, कि कोई सिद्धांत इसके ऊपर नहीं लागू होता है कि आप पर्टिकुलर यही काम करेंगे। ये व्यवहारिक है, हर एक क्षेत्र में जहां इसको लगा दीजिए वहीं हो जाता है, ये वही काम करने लगता है। अच्छा सर, मजदूर होते हैं वो सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होते हैं। क्या सर, वो कैसे, भाई उनसे अपने घर का काम करवाओ, झाड़ू पोछा ये जो भी है वो तब भी कर लेंगे। उनको ले जा, उनको अगर भाई दिन के पैसे चाहिए, उनको ले गए, किसी का घर बन रहा है वहां पे लगा दिए, वहां भी सब कुछ काम करेंगे, उनको वहां भी पैसे मिल रहा है, मतलब वो व्यवहारिक हर जगह यूज हो जाते हैं, वही चीजें। देन थर्ड, थर्ड हम पढ़ेंगे व्यष्टिगत, व्यष्ट या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सर जी, अर्थशास्त्र का तो मतलब समझ में आया, इकोनॉमिक होता है। ये बेस्ट या व्यष्टिगत का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक। अच्छा सर ये तो बड़ा इजी, इसलिए कहता हूँ आप दोनों लैंग्वेज में पढ़िए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में ही समझ में आती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में समझ में आती हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से होने के कारण हिंदी में समझ आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको क्या करते हैं आप, इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। व्यष्टिगत बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर इसे माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाए तो हर कोई इसका डेफिनेशन बता देगा, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट बता देगा। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यष्टिगत क्या होता है, जल्दी थोड़ा सा। तो हिंदी में और इंग्लिश में यही होती हैं, लेकिन आप जानते रहिए दोनों, कब आपको कहाँ कौन क्या यूज करने के लिए कह दे, कोई भी पूछ सकता है। तो व्यष्टिगत के लिए हम कहेंगे कि व्यष्टिगत जो सिद्धांत होते हैं वो कह सकते हैं कि फर्म के, जो होते हैं फर्म के संबंधित
कार्यों, घटनाओं, ठीक, और किसको, तथा समस्याओं का अध्ययन जो होता है कहाँ किया जाता है, व्यष्टिगत में किया जाता है। फर्म के संबंधित कार्यों, घटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? आइए, ये हो गया, कितने हो गए? इससे पहले देखा जाए, 3 हुआ था शायद, हाँ 3 हुआ था, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे 5वां। तो 5वां पढ़ते हैं। 5वां है हमारा आदर्श अर्थशास्त्र। ये 5 टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे इसमें, ठीक। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी हम फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां। नोट्स के लिए देखिए, नोट्स के लिए आप कहोगे सर जी इसमें तो अच्छे से नहीं लिखा रहे हो। प्लीज बेटा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे मिलूंगा। आप मेरे चैनल में जाइए, क्योंकि आपके ग्रुप में भी, ग्रुप खाली डिस्कशन के लिए है, और आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और मैं आपको जब भी आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाएंगे और आप रिक्वायर्ड करेंगे सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं वहाँ पे एक चैप्टर पूरा होगा, एक चैप्टर का नोट्स आपको वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। देखिए, आप नोट्स बनाते रहिए, एक आपके 2 नोट्स तैयार होंगे। मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूँ, तभी आप आगे बढ़ते हैं। 2 नोट्स चाहिए आपके। एक तो होगा जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे नोट करते चलिए, ठीक। दूसरा होगा जो मैं आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं ये समझा दिया, ये सारी चीज़ें लिख दिया, या कुछ अलग चीज़ें लिख देते हैं, समझा देते हैं, तो वो चीज़ें उसमें नहीं नोट होगा। उसमें तो बस ऐसे व्यष्टि या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र, अब उसमें लिख दिया, मान लो फर्म के सिद्धांत संबंधित कार्यों, घटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, इतना लिख दिया। लेकिन जो चीज़ें समझाते हैं या उससे एक्सप्लेन कर देते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे नहीं नोट करेंगे, क्योंकि उस पे सिर्फ नोट्स बनेगा। एक प्रॉपर नोट्स जो बनता है उसमें फालतू की चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, या कोई भी टीचर नहीं लिखता है। तो आप प्लीज़ एक नोट्स तो ये बनाइए, दूसरा नोट्स आप पीडीएफ जो पाएंगे वहाँ से बनाइए। तीसरा चीज़ आप क्या करेंगे, एक एक और नोट्स रखिएगा एमसीक्यू के लिए, मतलब आप एक चीज़ के लिए 3 कॉपी जरूर रखें। देखिए, पढ़ाई में थोड़े से मानते हैं पैसे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन आपको एक सरल उपाय बताते हैं। 20 रुपए का ऑफ रफ का रफ आता है। रफ कॉपी थोड़ी सी मोटी होती हैं, 20 रुपए में इतनी मोटी मिल जाएगी। वैसे नॉर्मल साफ पेज का लेने जाओगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक। आप अपने नोट्स को बढ़िया से बनाइए। और आपको अगर तरीका नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, अगर इसमें दिख जाए। देखो, मैं ये ड्राइंग की कॉपी मेरे पास है, ड्राइंग की कॉपी मैं आपके नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ, ठीक। मैं अपने भी और आपके भी नोट्स इसी में प्रिपेयर करता हूँ। मैं थोड़े से कैमरे के पास जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके लिखी है। तो ये मैंने चार्ट बना के लिखे हैं सारी चीज़ें, आपको शायद आई होप ना दिखे, या दिख गया होगा तो प्लीज़ आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको सेंड करता रहूँगा, लेकिन मेरे नोट्स भी, तो आपको बढ़िया तरीके से, बढ़िया अच्छे से वो मिलेगा। और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप उसमें क्वेश्चन, हम एक ऑफर अभी देंगे लेकिन लास्ट में देंगे, प्लीज़ वो आप जरूर सुनिएगा। तब तक हम क्लास अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि मुझे अभी दोनों क्लास लेनी है। तो आइए इसको मिटा देते हैं। तो आदर्श अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि इकोनॉमिक होता है। चलिए, इकोनॉमिक मतलब एक ऐसा जो हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहारिक में रूप से आता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। आदर्श मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं, या सारी चीजों का जो निचोड़ होता है। तो आदर्श अर्थशास्त्र जो होता है, हम एक सबसे बढ़िया थ्योरी लिखते हैं कि व्यावसायिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र धनात्मक की अपेक्षा आदर्श
अधिक है। मतलब यहाँ पे दो बातें आती हैं। जो हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसकी जो विशेषताओं में बताया गया, तो उसमें कहा गया कि जो हमारा इकोनॉमिक है वो क्या है, धनात्मक नहीं है, मतलब पॉजिटिव कह नहीं सकते हैं, प्लस की तरफ नहीं है, आदर्श है। जैसे आपने पढ़ा अभी व्यवहारिक शब्द पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, एक शब्द व्यवहारिक शब्द पढ़ा था। जैसे आपने कहा कि ये सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक है, वैसे कह रहा है कि ये धनात्मक ना होकर आदर्श है, मतलब ये आदर्शों पे चलता है, कहते नहीं है आदर्श पे, हम गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मतलब हम जो कह रहे हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें कोई चीजें आप जोड़ नहीं सकते, कोई चीजें घटा नहीं सकते, आप इसमें कोई चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब आप जो भी चीजें हैं, रूल रेगुलेशन जो इसके कहता है, इकोनॉमिक जैसे कहता है आप वैसे ही कार्य करने की कोशिश करिए, आपका काम बढ़िया होगा। तो ये आदर्श है, मतलब जैसे जो चीजें हैं उसके जो पद चिन्ह जो उसने बता दिया वो आपको वैसे ही करना है, उसी वे में करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक के लिए कहा कि ये 5 पॉइंट पढ़ाए, तो आप प्लीज पढ़िए, मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन जो जिसका मतलब है, अब मैंने कहा लिखा अभी ऊपर कि वेस्ट या व्यष्टिगत मतलब माइक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो मतलब माना जाता है कि हमारा अंदर का काम होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, छोटा लेवल, माइक्रो मतलब होता है, ये माइक्रो मतलब होता है छोटा, और मैक्रो एक होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो बड़े चीजों के लिए होता है, बड़े बिजनेस के लिए है। तो मैक्रो मैक्रो मतलब ये अंदर की बातों को ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों को, और मैक्रो जो होता है वो बाहर की चीजों को ऐसा पढ़ा जाएगा। मतलब अभी तो इसके हम एक्सप्लेन करेंगे, आएगा टॉपिक तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर बात कहें तो माइक्रो माइक्रो जो है वो छोटे तो फर्म के संबंधित कार्य, जो संबंधित कार्य है कौन देखेगा, फर्म के अंदर माइक्रो ही तो देखेगा, मैक्रो नहीं देखेगा। उनकी घटनाओं क्या क्या छोटी छोटी भाई घटनाएं जो होती रहती हैं उनको देखेगा, बड़ी ये मैक्रो मतलब बड़ी लेवल की सारी चीजों को देखता है, उनकी समस्या। अब घर में कोई समस्या हो जाती तो हर कोई ये थोड़ी ना उसके लिए पुलिस बुला लेते हो, ऐसा नहीं, हर चीज के लिए छोटी समस्या हुई कहीं कुछ भी हो तो आप आपसे बात करते हो, स्कूल में जाते हो मार कर लेते हो, लड़ाई झगड़े, दो चार फ्रेंड अपने बुला लिए इधर से, दो चार उधर से बुला लिए और मारपीट हो गया अच्छे खासे, उसके लिए क्या करते हो, स्कूल का टीचर ही क्या करता है, आपको समझाता है, एक दो थप्पड़ खींच के कान के नीचे बजा देता है बढ़िया, जब साउंड आती है अच्छी, जब टीचर के हाथ की, तो क्या होता है, प्रिंसिपल साहब बजा देते हैं बढ़िया, वाह क्या साउंड निकला है, तो फिर आपके जो कह सकते हैं माइंड है वो अकल ठिकाने आ जाना, तो आपकी अकल ठिकाने आ जाती है, ठीक। इसके लिए प्रशासन पुलिस और इस सब को नहीं बुलाया जाता, प्रिंसिपल अकेले काफी होता है, स्कूल का वैसे क्लास टीचर ही बहुत होता है, आपको बढ़िया से बजा देता है, आपकी जब क्या कहते हैं साउंड आती है कान के नीचे से धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो फिर वो बहुत होता है। देन ये ऐसे ही है कि फर्म के जो संबंधित कार्य हैं उनको और घटनाओं और समस्याओं को कौन देख लेता है, माइक्रो देख लेता है, मैक्रो को नहीं बताता है, माइक्रो देख लेता है, मैक्रो को नहीं बताता है, याद रखिएगा, ठीक। आदर्श अर्थशास्त्र, तो मैंने कहा कि आदर्श अर्थशास्त्र जो है वो धनात्मक ना होकर आदर्श है, मतलब ये आदर्शों पर चलने वाला है, ठीक। हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि जगह पर, अब कहोगे सर जी ये आदर्श कैसे है, तो धनात्मक मतलब होता है दो चीजें, मतलब अलग बातें हो जाती हैं, लेकिन आदर्श जो होता है वो दो बातों पे चलता है। पहला कहता है क्या है को ध्यान नहीं देता है, ठीक, कैसे है या कैसे या कैसे ये गड़बड़ हो गया, कैसे की जा सकती है, मतलब ये क्या पे ध्यान ना देकर कैसे पे ध्यान देना है। आप कहते हो, जैसे आपसे कहा गया कि बेटा पढ़ लो, तो आप कहते हो क्या पढ़ा जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में परफेक्ट होते हैं, और जिनको पढ़ने का जुनून होता है वो ये नहीं कहते हैं कि क्या पढ़ना है, वो ये कहते हैं कि सर कैसे पढ़ना है।
आपसे मैंने कहा बेटा आज जाना और अकाउंट पढ़ना है। सर क्या पढ़ना है? अब अकाउंट में गधे क्या पढ़ना है? अकाउंट में तो वही चीजें पढ़नी है जो आपको अकाउंट में दिया है। आपको मैंने कहा अकाउंट पढ़ लेना, मतलब अकाउंट के पहले चैप्टर को पढ़ लेना। अब बेटा जाके पूछ रहे हो कि सर अकाउंट के पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना? अबे जो दिया है उसे पढ़ लो। ठीक, तो एक हो गया ये कि क्या पे ध्यान दे रहा है, ये धनात्मक चीजों पे ध्यान दे रहा है, मतलब ये अलग है, हमें इस पे ध्यान नहीं देगा। और बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जो बैठे होंगे और जो चुपचाप कुछ नहीं बोलेंगे, वो ये पूछेंगे सर इसे कैसे पढ़ना है, मतलब डीप में पढ़ना है या इसे ओवरव्यू में पढ़ना है, मतलब शॉर्ट में ऐसे देख लेना है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेटा तुम जाना घर पे ओवरव्यू में पढ़ लेना, क्योंकि मैं कल इसे जरूर पढ़ाऊंगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं आपको स्कूल में और बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और आपको बता देते हैं बेटा आज ये टॉपिक पढ़ाया गया, कल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। मैंने जैसे बता दिया कि आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि बेटा कल की क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो उस चीज को क्या करते हैं, अब जैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं बुक नहीं है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, लॉकडाउन ये सब कुछ, कोरोना ये सब है, तो इसके कारण बच्चे बुक नहीं ला पा रहे हैं या उनको मिल नहीं पा रहा है, बहुत ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर यही चीजें स्कूल चल रहा होता, कॉलेज चल रहा होता, तब मैंने कहा होता कि बेटा ये कल टॉपिक पढ़ लेना, तो बच्चे बहुत ऐसे मैंने जवाब सुने भी हैं कि सर क्या पढ़ना है? अबे क्या पढ़ना है तुम्हें, अब क्या बैठ के बताएं, जब सारी चीजें हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ना, तो ये आदर्श है, मतलब ये आदर्श को दर्शाता है। तो ये क्या करते हैं, धनात्मक पर अधिक जोर नहीं देते बल्कि आदर्श पर ध्यान देते हैं कि सर हमें कैसे करना है, मतलब इसे कल तो पढ़ना है तो बेटा मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसे एक बार पढ़ के आना। बहुत ऐसे टीचर कहते हैं कि बेटा इसे कल पढ़ के आना, मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो जब आप उसे पढ़ के आते हो तब आपको जब पढ़ाया जाता है तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाती हैं। ये पढ़ने का तरीका है। फिर आप जाते हो उसे पढ़ते हो, अगर कह दिया जाए जैसे मैंने क्लास छोड़ी, बेटा रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सर क्या पढ़ लें, वीडियो वीडियो पढ़ लो तुम्हें बैठ के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर कैसे पढ़ें, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लें या अच्छे से पढ़ें, बहुत ऐसे तरीके हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। ठीक, दूसरी चीजें, तो मैंने पहला बताया कि आपको क्या और कैसे की बात बताई। दूसरी बातें जो मैंने ये लाइन की थी इधर लिख देते हैं, तो दूसरी बातों के लिए मैं कहता हूं आपसे कि व्यापार का क्या लाभ है की अपेक्षा, वो क्या करते हैं जो हमारा व्यापार है उस व्यापार के लाभ क्या है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि किस पर ध्यान देते हैं, लाभ की मात्रा अधिक कैसे हो। ध्यान दीजिएगा, व्यापार के जो आदर्श शब्द को मैंने बताया कि जो अर्थशास्त्र हमारा है उसमें कहा गया कि आदर्श की बात की गई, किसकी बात की गई, आदर्श अधिक होना चाहिए। आदर्श का मतलब होता है कि ये दोनों बातों को फॉलो करना, ये दोनों बातों को फॉलो करने के लिए क्या है पर ध्यान ना देकर कैसे है, कैसे किया जाना है, ये अगर बातों पर ध्यान दिया जाए तो आपसे, जैसे आपसे पापा गए जाओ ये काम कर लो, पापा क्या है इसमें, क्या क्या है, ये पूछो ना कि पापा इसे कैसे करना है। कोई काम दिया गया है तो उसे क्या है, कैसे करना है, ये चीज पूछो ना कि इसे कैसे करना है। तो ये आदर्श को ध्यान देता है, कहते हैं बड़ा आदर्शवादी लड़का है, बड़ा मतलब पद चिन्हों पे पापा जो कहते हैं मान जाता है, बेटा बड़ा अच्छा लड़का है, बिटिया बड़ी अच्छी लड़की है। तो ऐसी चीजें बात की जाती हैं, तो बेटा आप भी उस चीज को अपने जीवन में फॉलो करते हो, आप उसे समझो बस। अब वहीं पे कहा गया कि दो लोग मान लो कुछ लोग सॉप करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे कुछ लोग ध्यान देते हैं कि भैया पैसा जल्दी से कहाँ से कमा ले, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं तो हम सोचें कि यार लाभ कहाँ से मिले या हमारे व्यापार को क्या लाभ हो रहा है। 3 वीडियो तो चला चुके, ये चौथी वीडियो जा रही। एक वीडियो में तो मैंने क्या किया था, आपको सिर्फ सिलेबस बताया था, हाँ सर जी। दूसरी वीडियो में मैंने आपको मीनिंग और डिफिनीशन बताए थे, हाँ सर जी। दूसरी डिफिनीशन तीसरी वीडियो में जो लेक्चर 2 है उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा पूरी डिफिनीशन को कवर किया था। आज की वीडियो मतलब लेक्चर 3 में हम बता रहे हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, हाँ सर जी।
अब यार 3 क्लासें तो हो गई, चौथी क्लास जा रही है, बच्चे पैसे दे नहीं रहे हैं, लाभ कोई फायदा हो नहीं रहा, बच्चे सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं। यार फिर तो मैं पढ़ा चुका, फिर मेरी कोचिंग चल चुकी, मेरा फोकस जो है वो किस पे है, बच्चे पैसे कैसे दे रहे हैं, बच्चे से मेरा बेनिफिट नहीं आ रहा, रो रहा हूं, फिर बेटा मेरे यूट्यूब चैनल जो 10 20 30 बच्चे आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होगा वो पैसे पे होगा, और पैसे से काम नहीं होता है। इसीलिए देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि पैसा क्या होना चाहिए, धन मनुष्य के लिए होना चाहिए कि ना मनुष्य धन के लिए होना चाहिए। क्लियर, ये बात परफेक्ट है। तो मैं जब ये सोचूंगा कि लाभ की मात्रा कैसे हो, हम लाभ कैसे कमाएं, तो हमारा ये बढ़िया से कोचिंग चलेगा। हम जब सोचेंगे कि लाभ की मात्रा कैसे अधिक की जाए, अधिक करने की, तो अधिक करने के लिए हमें 2 चीजें सोचनी पड़ेगी। पहला सोचना पड़ेगा, देखिए मैं बहुत ज्यादा वो गंदा कर देता हूँ पेज को, लेकिन प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा क्लियर करके पढ़ाता हूँ, हर चीज को मुझे जितना आता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो लाभ की मात्रा अधिक कैसे करें, अब हम सोचें कि बढ़िया मैं वीडियो जो होगा वो क्या होगा, बेस्ट बेस्ट होगा, जबरदस्त होगा, लगातार क्लासें होंगी, रेगुलर रेगुलर क्लासें होंगी। हाँ जी, टेस्ट हैं और सब कुछ होगा, बच्चों को जोड़ने के लिए बढ़िया से मोटिवेशन क्लास देंगे, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएंगे, बच्चों के फ्यूचर की बात करेंगे, ना कि बच्चों को डिसलाइक करेंगे, बच्चों को अच्छे से शिक्षा देंगे। और मैं क्या करूंगा, बस पढ़ाऊंगा, पैसे मिले आज चाहे मिले चाहे कल मिले, भैया बच्चे नहीं दे रहे हैं, कल को बच्चे मेरे ज़्यादा पैसे पढ़ा, मतलब बच्चे ज़्यादा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो यूट्यूब वाले तो मुझे पैसे ही देंगे, आज नहीं तो कल तो देना ही देना है उन्हें, बस बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें। तो मुझे बेस्ट वीडियो देनी है, बेस्ट बेस्ट रेगुलर क्लासेस देनी है, हर चीज़ें बेस्ट नोट्स देने हैं, बच्चों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बच्चे मुझसे जुड़े रहेंगे, मुझे फ्यूचर में लाइफ में कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही। हाँ सर, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, बिल्कुल। तो इसे कहते हैं ये आदर्श है, मतलब ये आदर्श नहीं है बल्कि ये आदर्श है। क्लियर, गंदा कर दिया पेज पूरा। आइए, आपकी विशेषताएं खत्म हो गई हैं, अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं व्यवसाय की। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप समझिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला, दूसरा, बस दो ही सर, दो ही, हाँ बेटा दो ही, पहले और दूसरे। सर बता दो क्या है, जल्दी जल्दी, बड़े उतावले हो रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है सर। ठीक, हाँ, बड़े टाइम हो गए। चलो बस यही टॉपिक एक लास्ट है, बस इसी के बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक, चलिए सर, देखिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, आपके माइंड में सेट कर दूंगा, तो वो चीज़ें आप भूलोगे नहीं। मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो बस 1 ही घंटा डेली पढ़ना है। आपके 6 बुक हैं, आपके 6 बुक हैं, 6 बुक को मैं फुल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा परेशान ना हो, और आप बस पढ़ते रहिए, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आप बस 1 घंटा डेली पढ़ना, 1 आवर, ज़्यादा नहीं। आपके 24 आवर हैं, 24 आवर में 23 आवर्स आपके हैं, 1 आवर प्लीज़ मुझे दे दो, बाकी आप ले जाओ, 24 जो मन का है वो कर लो, सो जाओ 24, 1 घंटे उठ के बस खाली पढ़ लेना, बस बहुत ज़्यादा है। मैं एक क्लास की 2 वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, एक एक वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे की होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो आप प्लीज़ पढ़ते रहो और नोट्स प्रॉपर बनाते रहो। बहुत बच्चे मुझे नोट्स भेज रहे हैं, नोट्स बनाते हैं तो वो मुझे टेलीग्राम पे भेजते हैं। अभी एक भेजा था, लड़का था अंकित अग्रवाल, उसने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा नोट्स बनाया, काफ़ी खुशी हुई देख कर कि चलो बच्चे फॉलो कर रहे हैं जो चीज़ मैं कहता हूँ।
ठीक, चलिए देखते हैं दो चीजें। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये क्या है, विज्ञान है। दूसरा चीजें मैं कहूंगा कला है। अब ये क्या सर, विज्ञान और कला की बात कहाँ से आ गई? हाँ, विज्ञान और कला हम दोनों यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक, हम ये क्या करते हैं, दोनों यहीं पढ़ लेते हैं। तो विज्ञान इसलिए है, विज्ञान में आपने क्या पढ़ा था, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यही तो कहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि व्यवसाय के जितने सिद्धांत हैं या जिनकी सत्यता की खोज की जा रही है, यह क्रमबद्ध ज्ञान के साथ साथ क्या करता है, भविष्यवाणी भी के लिए भी उपयुक्त है। अरे सर जी क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। मतलब आपका जैसे विज्ञान पढ़ते हो, कोई चीजें आप बनाने के लिए क्या करते हो, क्रमबद्ध तरीके से। मतलब जैसे आपने कोई चीजें लॉन्च करनी है, मिसाइल लॉन्च करनी है, तो सबसे पहले उसके थिंकिंग की जाएगी, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, उसके बारे में रिसर्च किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके मटेरियल खोजे जाएंगे, उसके बाद वो बनाया जाएगा, उसके बाद उसे क्या किया जाएगा, लॉन्च करने के लिए जहाँ पे लॉन्च किया जाएगा वहाँ चेकिंग होगी, फिर जहाँ लॉन्च किया जाएगा वहाँ ले जाएगा, फिर वहाँ चेकिंग हो जाएगी, एवरीथिंग इज ओके, फिर वहाँ से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च करने के बाद उसके जितने प्रोसेस हैं, तो क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, हर एक चीज को सिस्टम तरीके से किया गया कि पहले लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद बनाना शुरू किया, प्रोजेक्ट सोचा गया, ऐसा किया गया। अरे सर ऐसा कहाँ से कर पाएंगे, जब बनाएंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो कहाँ से लॉन्च कर देंगे, लॉन्च तो तभी करेंगे जब तो ये क्या है, क्रम क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। यह क्या किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। ठीक, तो क्रमबद्ध तरीके से किया गया है मतलब स्टेप बाय स्टेप किया गया है। तो हमारा जो इकोनॉमिक है वो भी कहता है कि भाई जो भी काम करो आप क्रमबद्ध तरीके से करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसे नहीं कि इधर का कर लिया उधर का छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करो। कला बड़ी अच्छी बात होती है सर जी, बड़ा मजा आता है कलर लेके फिर ये वो। हाँ बेटा बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक को भी कला के रूप में पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे मार्क लाएंगे। मतलब व्यावसायिक अर्थशास्त्र को क्या करिए, सर्वोत्तम सर्वोत्तम तरीके से या सर्वोत्तम ढंग से किसी भी कार्य को अगर आप करते हो तो उसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। हाँ सर जी समझ में आ गया, सर्वोत्तम ढंग मतलब अच्छे तरीके से जब आप करते हो, क्रमबद्ध करते हो लेकिन बड़ी सफाई से काम करते हो। लेकिन अगर क्रमबद्ध से करते हो लेकिन सफाई के साथ कोई काम नहीं करते हो तो आप क्या करोगे, फेल हो जाओ। अभी मैं पता लगा एक टॉपिक यहाँ पढ़ाऊँ, विशेषता में पढ़ाऊँ, विज्ञान वही विशेषता में पढ़ा देता और कहता है बेटा ये उसके नेचर हैं, और ये कला फिर उसको बाद में पढ़ाता है, फिर कहता है ये बेटा यहाँ पे है। तो फिर क्या होता है, आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जी सर बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैंने कहा कि बेटा जो प्रकृति है वो दो ही हैं, एक विज्ञान है दूसरा कला है, एक विज्ञान है दूसरा कला है। और विज्ञान कला में आपको अंतर बता दिया कि विज्ञान का मतलब होता है कि क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का यूज क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हर कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने की प्रक्रिया है। ठीक, देन आपको मैं सेकंड बताता हूं कि कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कला कहते हैं। और अर्थशास्त्र में या व्यावसायिक बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी कार्य सिस्टमैटिक तरीके से मतलब सर्वोत्तम ढंग से किए जा रहे हैं, इसीलिए वो कला कहला रहा है। क्लियर, आज की क्लासें यहीं समाप्त होती हैं इसी दो टॉपिक पर। एक तो व्यवसाय की विशेषता हो गई, इसके अर्थशास्त्र हो गए। अब हम बात करेंगे कल, और कल की जो टॉपिक होगी वो हमारा होगा, पहला टॉपिक होगा कि व्यावसायिक, सॉरी पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पर होगा। ये हम कह सकते हैं हमारे बुक के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर है। आपके एक चैप्टर
एंड हो गए हैं, मतलब एक चैप्टर फिनिश हो गया है, जिसे कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको एक चैप्टर और पढ़ाया जाएगा। तो सोमवार बीत गए, मंगलवार, कल बुधवार है, और मैं आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि मंडे आपकी क्लासेस जो चलती हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, तो एक कल मिस हो गई। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क आ गया जिससे मुझे बाहर जाना पड़ा, तो नहीं कर पाया क्लास। तो मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपके 3 दिन की इकोनॉमिक क्लास रहेंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और यहाँ थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 आपके कम्युनिकेशन। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए मैंने जो कहा था वो क्लासें हैं, एक क्लास में और आपके चला रहा हूँ इकोनॉमिक के साथ साथ कम्युनिकेशन। देन आपको इसमें आपको इको पढ़ाया जाएगा, ठीक। और आपको मैं एक चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो संडे है, संडे को आपका टेलीग्राम पर ग्रुप में, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे, ठीक। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देने के लिए संडे को तैयार रहिए और आप पढ़िए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे आपके, मतलब आपको वहाँ पे MCQ टेस्ट मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आपके पहले और दूसरे चैप्टर के ही मिलेंगे, क्योंकि कल मैं दूसरा चैप्टर फिनिश करके ही जाऊँगा, तो आपके तीसरे चैप्टर पर भी आ जाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके, ठीक, कल की क्लास में।